पैसे वाला महल देख आई बहुओं की भीड़। कब तक ऐसे ही अपनी परीक्षाओं की तैयारी करता रहेगा? मेरी बात मान तो मैं तेरी एक अच्छी लड़की से शादी करवा देती हूँ, जिससे मोटा दहेज ले लेंगे और उन पैसों से हमारे पास एक अच्छा घर भी हो जाएगा और तेरी आगे की पढ़ाई भी। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई अपने होने वाली पत्नी के लाए हुए दहेज के पैसे से करूँ? हरगिज नहीं माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और माँ, वैसे भी एक लड़की को पसंद करता हूँ मैं, जो हमारी तरह एक गरीब परिवार से है। चुप हो जा, 2 क्लास ज्यादा क्या पढ़ दिया? हर बात पर बस प्रवचन ही देने लग गया है। और मैं तेरी शादी उस गरीब से बिल्कुल नहीं करूंगी। अपनी माँ के ऐसे बोल सुनकर दिनेश अपनी मनपसंद लड़की रिद्धिमा को कॉल करता है और उसे अपनी माँ की सारी बात बताता है। कोई बात नहीं, वो तुम्हारी माँ है, उन्होंने तुम्हारे लिए जो भी सोचा होगा वो अच्छा ही होगा। बाकी मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, चाहे तुम्हारे हालात खराब हो या अच्छे। रिद्धिमा की बातें सुनकर दिनेश की आंखों में आंसू आ जाते। वहीं दूसरी तरफ दिनेश को एक अमीर घर की लड़की देखने उसके घर पर आती है। आप लोग अंदर आइए ना। 1 सेकेंड माँ, आपने क्या देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ भरी? और आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं आपके बेटे की बहू बनूंगी? आप लोगों ने अपना हुलिया देखा है? और आपने अपने शरीर के कपड़े, अपना ये टूटा घर, टूटी खाट देखी? आपको लगता है कि इस एनवायरमेंट में मैं आपके घर की बहू बनूंगी? हाँ हाँ, सही कह रही है बेटी मालती जी। अगर मुझे पहले पता होता कि आप लोग इतने गरीब हैं तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर ही नहीं आती इस घर में। माफ करिएगा, लेकिन ये शादी तो नहीं हो पाएगी, हम जा रहे हैं। दिनेश के घर में आई लड़की वाले दिनेश और उसके हालात का मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ और रिश्ते दिनेश के लिए आते हैं और उसकी गरीबी का मजाक बनाकर चले जाते हैं। करवा लिया माँ आपने मेरी रईस घर की लड़की से शादी। ऐसे करवाना चाहती थी आप मेरी शादी किसी अमीर लड़की से, ऐसे जलील करके, मेरी बेइज्जती करके। नहीं नहीं बेटा, कोई माँ भला ऐसा कभी चाहेगी? तू चिंता मत कर, मैं कोई दूसरी लड़की देखती हूँ। खबरदार माँ, अगर आपने अब एक और लड़की से मेरी शादी करने की बात की, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने यूपीएससी की तैयारी करूंगा और एग्जाम क्रैक करके स्टेबल होने के बाद खुद देख लूंगा कि मुझे किस लड़की से शादी करनी है। इस रिजेक्शन ने दिनेश के मनोबल को और ज्यादा बढ़ा दिया था। उसने ठान लिया था कि वह इस सोसाइटी में खुद का नाम करके ही रहेगा। अब दिनेश रात अब भर अपनी यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। इस बीच दिनेश ने छोटा सा काम लोगों के घर पर साइकिलों से अखबार देने का शुरू किया। वो सुबह 4 से 5 बजे लोगों के घरों में अखबार देता, उसके बाद कोचिंग जाता और घर में बैठकर यूपीएससी की तैयारी करता। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है ना बेटा तुझे, पता नहीं तुझे कब कामयाबी मिलेगी। माँ चिंता क्यों करती हो? और वैसे भी अच्छी चीजों को पाने में वक्त लगता है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और हमेशा की तरह दिनेश आज भी लोगों के घरों में अखबार बांट रहा था। तभी अखबार लेता हुआ आलीशान घर के नीचे खड़ा मोटा सेठ अखबार पर गरीब दिनेश की तस्वीर देखकर हैरान होते हुए कहता है, अरे दिनेश बेटा, बस करो, अब अखबार नहीं मिठाइयाँ बांटो। मिठाइयाँ? ये क्या कह रहे हैं? मैं अखबार पढ़ता हूँ, हलवाई वाला थोड़ी हूँ जो मिठाई बांटूं। अखबार बांटते थे पर अब नहीं बांटोगे क्योंकि ये देखो, अखबार में तुम्हारी तस्वीर छपी है और तुम यूपीएससी के टॉप फाइनलिस्ट हो। सेठ की बातें सुनकर दिनेश के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसको अपनी कामयाबी पर यकीन नहीं होता और जब वो अपनी तस्वीर अखबार पर देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो फौरन साइकिल लेकर अपनी माँ के पास पहुंचता है। माँ 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 माँ, मेरी मेहनत रंग ले आई और मेरा नाम यूपीएससी के टॉप फाइनलिस्ट में है। मैंने टॉप किया है। अब देखना माँ, मेरी अच्छी खासी जॉब होगी। ये टूटा फूटा मकान अब आलीशान घर में बदल जाएगा। आसपास नौकर चाकर होंगे। अब आपको चूल्हे पर रोटियां नहीं सेकनी पड़ेंगी। मैं बता नहीं सकती बेटा कि मैं तेरी इस कामयाबी से कितनी खुश हूँ। मैं जा रही हूँ सबको मिठाई बांटने। अपने बेटे की परीक्षाओं में सफलतापूर्वक पास होने की खुशी में मालती आस पड़ोस के लोगों को मिठाई बांटती है। क्या बात है मालती, आज सुबह सुबह मिठाई? हाँ, ये मिठाई मेरे बेटे की सफलतापूर्वक उसकी यूपीएससी परीक्षाओं को पास करने की खुशी में है। क्या तेरे बेटे ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली? अब तो तू सेठानी बन गई है, मालती सेठानी। अब देखते ही देखते दिनेश एक खुद का आलीशान घर ले लेता है। उसके पास एक कामयाब बिजनेस होता है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज का घर में आना जाना लगा रहता है। घर के बाहर 5 से 6 सिक्योरिटी होती है। घर पर नौकर चाकर लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लड़कियों ने दिनेश के हालात देखकर उससे शादी करने के लिए मना कर दिया था, अब वही लड़कियां अपने घर पर अखबारों में दिनेश की तस्वीर और न्यूज चैनल पर दिनेश की खबरें सुनकर कहती हैं, माँ ये तो वही दिनेश है जो मुझसे शादी करना चाहता था। देखो, इसने तो यूपीएससी क्लियर कर लिया है। क्या ये वही दिनेश है, वो गरीब लड़का? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। माँ ये देखो,
अखबार में उस दिनेश की फोटो छपी है जिसको मैंने जाहिल गवार और उसके हालातों को देखकर जलील किया था। इसने तो यूपीएससी क्लियर कर लिया है, 5 लाखों में खेल रहा है उसका परिवार। अब क्या है, ऐसा है क्या? फिर तो चल फटाफट उससे शादी की बात कर लेते, कहीं उसे कोई और मालदार पार्टी मिल गई तो। अब जिन जिन लड़कियों ने दिनेश से उसके हालात को देखकर शादी के लिए मना किया था, अब वही लड़कियां दिनेश के पैसे वाला महल और उसका पैसा देखकर उनसे शादी की बात करने उनके घर पहुंच रही थी। नमस्ते समधन जी, और कैसी हैं आप? मुझे पहचाना? मैं कमला। अरे कौन है आप? अरे ऐसे कैसे मुझे समधन जी बोल रही है? मैंने तो आपको नहीं पहचाना। आंटी जी हमें भूल गई, मैं राधा, जिससे आप अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। अच्छा अच्छा, आपको कैसे भूल सकती हूँ जिसने हालातों को देखकर रिश्तों की अहमियत नहीं समझी। अब वो इंसान मुझसे रिश्ता जोड़ने आया है, माफ करिएगा, लेकिन जो हालातों को देखकर रिश्ता बनाए, मैं उससे अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं करूंगी। मालती की बातें सुनकर कमला और राधा वहाँ से चली जाती हैं। तभी कुछ देर बाद सरला और उसकी बेटी शिखा वहाँ पहुँचती हैं। नमस्ते मालती जी, आप और मेरा प्रिय दामाद वो कहाँ है? अरे कौन हो तुम और ऐसे कैसे मेरे बेटे को प्रिय दामाद बोलती जा रही हो? आप गलत समझ रही हैं आंटी, मैं शिखा हूँ जिससे आप खुद अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। अच्छी खासी बात हुई थी हमारी। अच्छा तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। और खैर अच्छी खासी बात तो नहीं हुई थी, तुमने मेरे बेटे के मुंह पर उसे जलील करके इस शादी के लिए मना कर दिया था। अरे वो तो हमसे जाने जाने में भूल चूक हो गई, हमें माफ कर दीजिए। भूल चूक क्या होता है सरला जी, आपकी वो बात आज तक मेरे दिल में सुई की तरह चुभती है और इस एहसास के साथ तो मैं अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं करूंगी आपकी बेटी से। मालती उन लोगों को भी साफ साफ मना कर देती है। कुछ देर बाद सिक्योरिटी गार्ड घर में आते हैं। मालकिन, बाहर दिनेश साहब से मिलने के लिए एक परिवार आया है और कहता है कि उनको दिनेश साहब से शादी करनी है। सिक्योरिटी गार्ड ऐसा बोल ही रहा था कि तभी वह परिवार घर के अंदर आ जाते हैं। दिनेश भी अपने कमरे से हॉल में आता है। ये चल क्या रहा है माँ? माँ, यहाँ पर कब से देख रहा हूँ, आप न जाने किन किन लोगों से बातें कर रही हो। कमरे में काफी आवाज आ रही थी मीटिंग के दौरान, और ये परिवार कौन है? ओह माय गॉड, आप कितने स्मार्ट और हैंडसम लग रहे हैं। मुझे पहचाना? मैं सीमा हूँ। कुछ समय पहले आपकी और मेरी शादी की बात चल रही थी और अब तो मेरी अच्छी खासी जॉब भी लग गई है। हम दोनों साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो। हाँ दामाद जी, मेरी बिटिया एकदम सही कह रही है। एक मिनट, आप लोग कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे एक बिजनेस वुमन ही चाहिए? हो सकता है मेरी पसंद कुछ और हो। बाय द वे, मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे माफ करिएगा। अरे दिनेश साहब, ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन घर के बाहर 5 से 6 परिवार ऐसे हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? चलो माँ, देखते हैं कौन है बाहर। अब पैसे वाला महल देखकर दिनेश के घर के बाहर बहू की भीड़ खड़ी थी जो उससे शादी करना चाहती थी। देखिए, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए। मैं आपकी बेटियों से शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और वो आती ही होगी। दिनेश ऐसे बोल ही रहा होता है कि तभी वहां रिद्धिमा फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने परिवार वालों के साथ आती है। वो देखो, वो आ रही है, मेरी पसंद की लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ और अपने पैसे वाले महल की बहू बनाना चाहता हूँ। आखिर ऐसा क्या देख लिया दिनेश बाबू ने इस फटीचर लड़की के अंदर? शक्ल है ना सूरत, आखिर क्या देखकर उससे शादी करना चाहते हैं? क्या कह रही हो? क्या देखकर शादी करना चाहता हूँ? तो सुनो, तुम लोगों की तरह हैसियत देखकर लोगों से रिश्ते नहीं बनाती रिद्धिमा। ये वो लड़की है जिसने मेरे बुरे हालातों में भी मेरा साथ दिया और मुझे कभी छोड़कर जाने की बात भी नहीं की। इसलिए आज मैं उसको अपने पैसे वाले महल की बहू बनाना चाहता हूँ। और मैं भी रिद्धिमा के गरीब परिवार को ही अपनाकर रिद्धिमा को अपने पैसे वाले महल की बहू बनाना चाहती हूँ, जिसने मेरे बेटे का बुरे हालातों में साथ दिया है। वह सारी जिंदगी बेशुमार मेरे बेटे का साथ देगी। दिनेश के परिवार की बातें सुनकर बहुओं की भीड़ पैसे वाले महल से वापस लौट जाती है। इसके बाद दिनेश बड़े ही धूमधाम से गरीब रिद्धिमा से शादी करता है और एक गरीब लड़की को अपने पैसे वाले महल की बहू बनाता है। इतनी गर्मी पड़ रही है और पीठ पर इतना भारी भारी अनाज उठाकर तो शरीर टूटता जा रहा है। क्या करें भाई, जब तक काम दूसरा नहीं मिल जाता तब तक तो ये करना ही पड़ेगा ना। मैं सच कहूँ तो मुझसे अब अनाज की बोरियां उठाई नहीं जाती। मन तो करता है खुद का कुछ छोटा सा काम शुरू करूं। अरे इतना आसान नहीं है मोहन, अपना काम शुरू करना, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। पांचों भाई गरीब थे और मोटे सेठ के यहाँ पर अनाज उठाने का काम करते थे, लेकिन मोटा सेठ बहुत ही कंजूस और मक्कार था। वो काम तो कुत्ते की तरह करवाता था और दाम भिखारी से भी कम दिया करता था। अरे ये सब क्या है? गाड़ी में सारे अनाज की बोरियां ऐसे की ऐसी पड़ी हुई हैं
आधे घंटे के अंदर ये पूरे ट्रक का अनाज इस गोदाम में आ जाना चाहिए, नहीं तो तुम सबकी दिहाड़ी काट लूंगा। अब मोटे सेठ के पैसे न देने की धमकी सुनकर पांचों भाई भूखे प्यासे अनाज को उठा उठा कर गोदाम में रखने लग जाते हैं। शाम के समय वो सेठ से अपने पूरे दिन की दिहाड़ी मांगने जाते हैं। सेठ जी, हम पांचों भाई ने मिलकर ट्रक के सारे अनाज को गोदाम में रख दिया है, अब आप हमें हमारी दिहाड़ी दे दीजिए। मोटा सेठ पूरे दिन कुत्ते की तरह काम करवाने के बाद पांचों भाई के हाथ में 100 रुपए थमा देता है। मालिक, ये क्या है? पूरे दिन भूखे प्यासे अनाज की बोरियां उठाकर गोदाम में रखी और अब आप हमें ये 100 रुपए दे रहे हैं। इस 100 रुपए से तो घर में बीमार माँ की दवाई तक नहीं आ पाएगी। अरे जो दिया है चुपचाप रख लो। तुम पांचों भाई के रोज रोज के टंटे हैं, और भी मजदूर यहाँ काम करते हैं, उनको भी इतनी ही दिहाड़ी मिलती है। अब पांचों भाई उन्हीं पैसों से थोड़ा कुछ खाने का सामान लेकर घर जाते हैं। तभी पांचों ही पत्नियां अपने पति का मुंह लटका देखकर कहती हैं, क्या हुआ? आप लोग इतना उदास क्यों हैं? कुछ नहीं भाभी, हमेशा की तरह आज फिर से मोटे सेठ ने हमसे कुत्ते की तरह कड़ी गर्मी में काम करवाया, लेकिन हमारी पूरी दिहाड़ी न देकर हमें 100 रुपए पकड़ाकर वहां से जबरन भेज दिया। मैं तो अब थक चुका हूँ इस मोटे सेठ के पास काम करके। अगर मेरे घर के हालात थोड़े से भी ठीक होते तो मैं अपना छोटा सा खुद का ही काम शुरू कर लेता। न जाने कब तक इस मक्कार मोटे सेठ की गुलामी करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। माँ जी आप लोगों को ऐसे देखेंगी तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। पांचों भाई अपना हाथ मुंह आंगन में लगे नल में धोते हैं और आकर जमीन पर खाना खाने बैठते हैं, जहां पांचों पत्नियां अपने पति के लिए दाल रोटी परोसती हैं। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि इस गर्मी में क्यों ना हम कच्चे आम को बेचे। गर्मी का फल है, बहुत बिकेगा। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन आम की कीमत इन गर्मियों में बहुत ज्यादा होती है। हम गरीब लोग एक आम नहीं खरीद सकते, तो आम का व्यापार कैसे करेंगे? पापा मेरे लिए आप ला दो ना, माँ कभी आम खरीद के नहीं देती, और अगर आपने आम का काम शुरू किया तो मुझे रोज कच्चे आम खाने को मिलेगा। तुम फिर से शुरू हो गए। पापा को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बच्चों को कुछ मत कह बहू, अभी उनकी दादी ठीक ठाक होती ना तो न जाने कितने कच्चे आम चुन कर ले आती और आम के अचार, कच्चे आम की चटनी, मीठे आम के रस खिलाती अपने पोते को। अगले दिन सुबह रिया गर्मा गर्म पराठे बना रही होती हैं। क्या बात है दीदी, गर्मा गर्म पराठे बना रही हो? इसके साथ तो कच्चे आम का अचार मिल जाता तो मजा आ जाता। कच्चा आम हमारी किस्मत में कहा। आमों की कीमत तो सर चढ़ के बढ़ रही है। आम की कीमत तो प्रिया मुझे इस शहर में आकर ही पता चली, वरना मेरे गांव में तो आम का इतना बागान है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आम खा सकते हैं, गरीब लोगों को तो देखना तक नसीब नहीं होता। कुछ देर बाद 5 बहू पराठे के साथ प्याज की चटनी सबको परोसती हैं और सभी लोग खाने को खाकर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। माँ जी आप आराम कर लीजिए, हम बाजार से कुछ सस्ती सब्जियां लेकर आते हैं। मैं भी चलूंगा, मुझे भी साथ लेकर चलो। बेटा आप घर जाओगे, आप अपनी दादी के साथ रहो। नहीं नहीं नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ, मैं बिल्कुल नहीं थकूंगा, मुझे भी लेकर चलो। अब पांचों बहू गुल्लू को लेकर बाजार की तरफ आ जाती हैं और आम का सीजन होने के कारण बाजार में हर जगह आम ही बिक रहे थे। माँ मुझे ये कच्चे आम दिला दो ना, मैं इसके अंदर मिर्च और नमक लगा कर खाऊंगा। नहीं बेटा अभी नहीं, कभी और खिला दूंगी, अभी चलो यहाँ से। आप हर बार ऐसे ही मुझे मना कर देती हो और कभी मुझे कच्चे आम खरीद कर नहीं देती हो। पता नहीं ये आम की कीमत कब कम होगी। मुझसे अब अपने इस मासूम गुल्लू की जिद देखी नहीं जाती। अब पांचों बहू थोड़ी बहुत सब्जियां लेकर घर लौट रही होती हैं कि तभी उन्हें सड़क पर आम की सूखी गुठलियां दिखती हैं। ये देखो यहाँ पर कितनी सारी आम की गुठलियां हैं, लोगों ने खाकर फेंकी हुई हैं। इतना हैरान क्यों हो रही हो? आम की गुठलियां ही तो हैं जिन्हें लोगों ने चाट कर फेंका हुआ है। हाँ हाँ ये बात मुझे भी पता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम चाहें तो इन गुठलियों को दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इससे आम का पेड़ लगा सकते हैं। इतना आसान नहीं है आम का पेड़ सींचना। कोशिश करने में क्या जाता है, और वैसे भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब निधि सारी गुठलियों को उठाकर घर में लेकर आती है। ये सब देख उनके पांचों पति कहते हैं, अरे आप लोग कहाँ चली गई थी? हम लोग घर में आपका इंतजार कर रहे थे और आपके हाथ में ये आम की गुठलियां क्यों हैं? लोग आम के सीजन में कच्चे कच्चे आम लेकर आते हैं और मेरी बहू गुठलियां लेकर आई हैं। वैसे करेगी क्या तू इन गुठलियों से? करने के बाद बताऊंगी माँ जी, अभी नहीं। अगले दिन सुबह पांचों पति अनाज की बोरियां उठाने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी पांचों पत्नियां सूखी आम की गुठलियों को अच्छे से धोती हैं और उन्हें धूप में सुखाती हैं और फोड़कर उनके अंदर से बीज निकालकर आंगन के मिट्टी को खूंद कर उसके अंदर गुठलियों को दबाकर पानी की छींटें मारती हैं।
हम पांचों ने बहुत मेहनत की है, देखना अब जल्दी हमारे आम का पेड़ लग जाएगा और फिर हमें आम खाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और पांचों बहू आंगन में आकर अपने आम के लगे पेड़ को देखने लगती हैं, जहां वो देखती हैं कि उनके लगाए हुए आम के पेड़ पूरी तरह से सूखे और मुरझाए हुए हैं। अरे ये क्या, धूप की गर्मी से हमारे आम के सारे पेड़ सूख गए, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। कोई बात नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम फिर कोशिश करेंगे। एक बार फिर पांचों बहू अपने आंगन में आम की गुठलियों को रोपती हैं और इस बार वो आंगन को चारों तरफ से अपनी साड़ियों से कवर कर देती हैं ताकि धूप की रोशनी आम के पेड़ पर न पड़े। और कुछ दिन बाद जब वो आते हैं तो इस बार उनके आम का पेड़ अच्छे तरीके से पनप चुका था और उसमें छोटे छोटे आम भी आ चुके थे। देखा, मैंने कहा था ना कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। देखो कैसे हमारे आम के पेड़ में छोटे छोटे कच्चे कच्चे आम आ चुके हैं। अब रात के खाने में पांचों बहू सबके लिए कड़ारी पूड़ियां और कच्चे आम की चटनी परोसती है। अरे वाह माँ, आपने कितनी कुरकुरी पूरियां बनाई है और इसके साथ ये कच्चे आम की चटनी है। ऐसा लग रहा है कि बस आलू की कमी है, पूरियों में आलू भरकर कच्चे आम का पानी डाला तो बिल्कुल पानी पूरी लगेगा, पानी पूरी। अपने 6 साल के बेटे गुल्लू के मुंह से ये बातें सुनकर पांचों बहू सन्न रह जाती हैं और पांचों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। तुम भी वही सोच रही हो क्या जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, और हम पांचों सही सोच रहे हैं। लेकिन आप लोग ऐसा क्या सोच रहे हैं? हमारे आम के पेड़ में अब कच्चे आम बहुत ज्यादा मात्रा में उगने लगे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम इसी तरह से कुरकुरी पूरियां बनाकर इसे कच्चे आम से चटपटा पानी तैयार करती है, कच्चे आम का पानी पूरी बाजारों में बेचे। वैसे सोचा तो आप लोगों ने बहुत अच्छा है। अगर ये व्यापार चल निकला तो किस्मत ही बदल जाएगी हम लोगों की। अब अगले दिन सौम्या, रिया, सीमा आटे की पूरियां तैयार कर लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिया और निधि पुदीना, चाट मसाला, हींग, जीरा का मिश्रण तैयार करके कच्चे आम का चटपटा पानी बना लेती हैं और पांचों बहू अपने कच्चे आम की पानी पूरी के ठेले को लेकर बाजार में पहुंचती हैं। तभी एक ग्राहक आकर उनके ठेले से कच्चे आम की पानी पूरी खाता है। अरे वाह, आपके यहाँ का तो पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट है और ये कच्चे आम का चटपटा पानी पीकर तो मेरा दिल खुश हो गया। ऐसी पानी पूरी तो मैं एक बार से 100 खा जाऊं। अब पहले ही दिन पांचों बहू के ठेले के पास भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उनका ये अनोखा कच्चे आम का पानी पूरी सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। क्या डालकर बनाया इस कच्चे आम की पानी पूरी को, कितना चटपटा और खट्टा भी है, मजा आ गया। शुक्रिया, लाइए डोंगा, थोड़ा और आगे करिए, मैं थोड़ा और डाल देती हूँ कच्चे आम का पानी। अब देखते ही देखते पांचों बहू के कच्चे आम की पानी पूरी फटाफट बिक जाती है और अच्छी खासी आमदनी लेकर वो अपने घर लौटते हैं, जिसे देखकर उनके पांचों पति बहुत खुश होते हैं और उर्मिला भी अपनी बहू को शाबाशी देती है। अब समझ में आया कि तुम वह कच्ची आम की गुठलियां क्यों लेकर आई थी। तुम्हारे जैसी मेहनती बहू हर सास को मिलनी चाहिए। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, हमें गर्व है अपनी पत्नियों पर। अब देखते ही देखते पांचों बहू की कच्चे आम की पानी पूरी पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। अच्छी आमदनी होने के बाद पांचों बहू पानी पूरी का ठेला हटाकर एक दुकान ले लेती हैं, जिसमें वो अपने कच्चे आम की पानी पूरी बेचना शुरू कर देती हैं। इसके बाद उनके पांचों पति के खुद के व्यापार का सपना भी पूरा हो जाता है। घर की आर्थिक तंगी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।